हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो आज हम लोग क्या कहते हैं नीट और जेईई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्या कहते हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी गुड टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 11th का ये टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। बार-बार सवाल इससे आपको क्या कहते हैं नीट और जेईई मेंस और एडवांस में भी आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और वेल मैनर्ड और फुल्ली डिटेल्ड में इस कॉन्सेप्ट को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड होपफुली जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे और हम उनका जवाब देने के लिए 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे और सही सवाल और सही जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ईएसआर रिएक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो कई तरह की हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें आपका क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही जो एक पार्ट है उसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि इस रिएक्शन में सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये रिएक्शन किस कंपाउंड में होती है स्पेशली। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। This reaction is given by aromatic hydrocarbon mainly, like एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहें तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, मेनली। दूसरी बात, इस रिएक्शन में क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आएगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिंग के ऊपर से क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह पे आकर के खुद अटैच हो जाता है और उसको उस पोजीशन से रिप्लेस करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके जो स्टेप्स होते हैं जनरली दिस रिएक्शन का, अगर हम लोग मैकेनिज्म देखना चाहें तो ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप जो होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बाय अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग या सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसके रिंग पर क्या करता है, अटैक करता है, और अटैक करने के बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसका कि रिमूवल होता है वो जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन आयन H+। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये थर्ड स्टेप होता है और इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है मिलता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का। रिएक्शन कहाँ होती है, रिंग के ऊपर होती है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। 3 स्टेप में पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल होगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होता है वो जनरली क्या होता है, रिंग से अटैच्ड हाइड्रोजन आयन होता है। तो इन जनरल वही होता है, तो इसलिए हम लोग 3 स्टेप में ये पूरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। जो पहला स्टेप है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, तो कई अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, पढ़ेंगे हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन है, और नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन बोथ। तो अगर हम किसी एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज क्लोरीनेशन का अगर हम एग्जांपल लें, तो क्लोरीनेशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें इस रिक्लोरीनेशन रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 का, जो कि एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले बनता है Cl- और AlCl4- एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो Cl+ बना इसको हम लोग कहते हैं क्लोरीनियम आयन। और ये जो क्लोरीनियम आयन बनता है यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक सिर्फ सिंपल हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। अगर मैकेनिज्म देखना चाहें कि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, तो देखिए क्या है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में Cl बॉन्ड Cl, और लुईस एसिड जो हमारा AlCl3 है, AlCl3 के पास क्या होता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो क्या होता है,
कि क्लोरीन के पास जो हमारा Cl2 मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं आउटर शेल में। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लुईस एसिड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब एक क्लोरीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना लुईस एसिड AlCl3 को देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो जाहिर सी बात है इस पर प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस चार्ज को फुलफिल करने के लिए ये जो क्लोरीन कार्बन बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन जो क्या करेगा, लुईस एसिड को अपना लोन पेयर देगा, और इस लोन पेयर को देने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, सॉरी क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और ये Cl इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूटा तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, क्लोरीनियम आयन बन गया, और ये बन गया AlCl4। और कोई भी लुईस एसिड जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सेंट्रल एटम पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, और उस माइनस चार्ज को अगर हम यहाँ बाहर लगा दें स्क्वायर ब्रैकेट बना के, तो AlCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बनता है, और हमारा क्लोरीनियम आयन बनता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और भी अगर हम रिएक्शन देखें, जैसे फ्रेडल क्राफ्ट, अगर हम देखें तो फ्रेडल क्राफ्ट में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो फ्रेडल क्राफ्ट में अगर आपको एल्काइलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। जैसे अगर हम एल्किल क्लोराइड ही ले लें और इसकी रिएक्शन कराएं हम एनहाइड्रस AlCl3, यह भी कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन में, फ्रेडल क्राफ्ट में। तो क्या होगा, सेम वही रिएक्शन होगी। ये क्लोरीन जो है वो अपने लोन पेयर से एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। कार्बन पे कैसा एल्किल जो कार्बन है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा AlCl4 माइनस। और ये है एल्किल कैटायन, और ये जो हमारा एल्किल कैटायन है, यही हमारा एल्किल कैटायन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे यहाँ पर, जो है पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है। अभी ये रिएक्शंस हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये एक जनरल व्यू हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, हम एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल हम लोग E+ ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल को E+ से लिखते हैं। रिएक्शन हम लोग बेंजीन से कराते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल हम लोग ले रहे हैं E+। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर क्या करता है, बेंजीन रिंग के पास आता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये वहीं पर जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेंजीन के साथ, तो हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिंग के ऊपर भी होता है और रिंग के नीचे भी होता है। तो हमारा जो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोफाइल के आने की वजह से पोलराइज होता है, और कोई भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जोड़ता है।
तो हम मान लेते हैं कि ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होकर के क्या होगा कि यहाँ पर बन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा जुड़ गया। और हम जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वहीं पर एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा। ठीक है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये जो माइनस चार्ज है उसने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो गया और बेंजीन रिंग पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में हमारा जो एक कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। और साथ ही साथ ये जो हमारा ये जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस को अगर हम लोग दिखाएं इस तरह से तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ये बॉन्ड अगर इस तरह से इधर टूट जाए तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस, और प्लस माइनस के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। अब फिर से कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस हो, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो तो क्या होगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। इस नए स्ट्रक्चर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया और बॉन्ड यहाँ बन गया है और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ वहां पर क्या हुआ कि वहां का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस्ट कर गया है। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक करेक्टर है, वो लॉस हो गया है। ठीक है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया है तो भले ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है पर एरोमेटिक करेक्टर से कम स्टेबल है। और अपने इसी एरोमेटिक करेक्टर को वापस रिटेन करने के लिए अगले स्टेप जो होता है कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अपने आप नहीं रिमूव होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के दौरान हम लोग जो देख रहे थे जैसे क्लोरीनेशन रिएक्शन में LCl4 माइनस, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो आएगा और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स के sp3 कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके ले जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कैसे रिमूव करेगा, और एरोमेटिक करेक्टर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का है वो स्टेबलाइज हो जाएगा और जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं से हाइड्रोजन sp3 कार्बन से निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल उस हाइड्रोजन की जगह ऐड हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। और इसमें रेजोनेंस में देखें तो रेजोनेंस जो है इस कार्बन पे नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन है और कॉन्जुगेशन यहाँ समाप्त हो जाता है, इसलिए रेजोनेंस जो है यहाँ पर स्टॉप कर जाता है, पूरे रिंग पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इस तरह से होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे रिंग पर नहीं है बल्कि हाफ रिंग पर है और इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है,
तो ये हमारा जो है क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और उस ये एक रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो सारे स्ट्रक्चर्स को मिला करके बनता है, उसको ही हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसका जो एनर्जी है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होता है, राइट। वो बातें हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहां पे करेंगे। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, राइट। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल या रिप्लेसमेंट। और हम लोगों ने कहा कि ये जनरली क्या होता है, H प्लस आयन होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज जो बेंजीन रिंग का कार्बन है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो बना है उससे निकलेगा। तो क्या होगा कि हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वहां से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होगा। अगर तो कैसे रिप्लेस होगा, जो AlCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बना है, ये AlCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स आएगा और क्या करेगा कि Cl माइनस को रिलीज करेगा, और Cl माइनस क्या करेगा, इसका H प्लस आयन ले लेगा, ये बॉन्ड यहीं पर टूट जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज और प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, एक नया बॉन्ड। लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 जो इस्तेमाल हुआ था वो एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग से क्या हो गया भाई कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से जुड़ गया जहां से हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, पहले से ही जुड़ गया था सिग्मा कॉम्प्लेक्स के दौरान ही। AlCl3 वापस से रिस्टोर हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आयन। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उन सारी रिएक्शंस में यही मैकेनिज्म बार 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 रिपीट होता है। और थोड़ा सा जानकारी जो है हम लोग को इसके बाद चाहिए होगा, जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगा जिसमें बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, उसके बारे में हम लोग जो है बात जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं कि क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अलग अलग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक एक करके पढ़ेंगे तो सल्फोनेशन, क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडलक्राफ्ट में कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के पास जाता है, इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन में रिएक्शन होती है और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, इसीलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसका एरोमेटिक करेक्टर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाने की वजह से लॉस हो जाता है। और उसके बाद फिर एरोमेटिक करेक्टर को रिस्टोर करने के लिए, रीगेन करने के लिए जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देता है एज ए हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं उसको हम, इसीलिए हमने कहा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो जाता है और पहले सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वो वहीं पर जुड़ा रह जाता है। तो देखिए क्या हुआ इस रिएक्शन में, पहला
लाइन हम लोगों ने यही लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। इलेक्ट्रोफाइल आया और जिस कार्बन पे अटैच्ड हुआ उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन आयन या एज इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो गया, इसलिए रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, मैकेनिज्म समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो कितने टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो टाइप्स ऑफ ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ESR में एक तो हम पढ़ते हैं हैलोजिनेशन, ESR में एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं हैलोजिनेशन, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेशन, इसी में हम लोग पढ़ते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो दो होती है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन फ्रिडल-क्राफ्ट और एसाइलेशन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट में फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ये दो रिएक्शन होंगी, और सल्फोनेशन है, ठीक है। तो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन और सल्फोनेशन, यही मेन 4-5 रिएक्शंस हैं। और भी रिएक्शंस होती हैं जो अलग अलग तरीके से होती हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होती हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यानी बेंजीन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये मेनली 5 रिएक्शंस हैं जो ESR रिएक्शन में होती हैं। और भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ESR मैकेनिज्म होती है, लेकिन वो कैसे होती है और वो अलग अलग रिएक्शंस कहाँ कहाँ होती हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहली रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन में मेनली हम लोग क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन ही कराते हैं। ज़्यादातर क्लोरीनेशन ही कराते हैं, फ्लोरीनेशन नहीं कराते हैं क्योंकि F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होता है और F2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, इसलिए फ्लोरीनेशन रिएक्शन नहीं होती है और उसमें एक्सप्लोसिव नेचर की भी रिएक्शंस होती है, इसलिए फ्लोरीनेशन रिएक्शन नहीं कराते हैं। और साथ ही साथ फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये लुईस एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाना पॉसिबल नहीं होता। और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, अगर जनरेट किया भी जाए तो जो फ्लोरीन प्लस आयन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फ्लोरीन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख नहीं सकता है बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए फ्लोरिनेशन नहीं होती। मोस्टली क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन में मेनली क्या, एक्स का मतलब यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, रिएक्शन विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड में हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड,
in presence of Lewis acid gives halobenzene. Gives halo gives halobenzene. ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है, हम लोग बेंजीन से कराते हैं। तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, जनरली एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या फॉर्म मिलेगा, हेलोबेंजीन फॉर्म होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हेलोजिनेशन। अगर हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन। एक जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, हमें पहले ही पता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, तो X2 मतलब X बॉन्ड X, और इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, AlCl3 के साथ। AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी, क्या होगा, हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हेलोजन इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि लुईस एसिड है, लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो हमारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो करके क्या होगा, फाइनली हमें क्या मिलेगा, X प्लस प्लस AlCl3X, और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा -4। ठीक है, AlCl3 और X ये कॉम्प्लेक्स बना दे, अगर X की जगह Cl होता तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है AlCl4-। एक जनरल मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारा आयन बना इसको हम लोग कहते हैं हेलोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हेलोनियम आयन। क्लोरीन होता तो इसका नाम क्या था, क्लोरीनियम आयन। तो हेलोनियम आयन या हेलोनियम कटायन बना, यही हेलोनियम आयन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड स्टेप क्या है हमारा इस रिएक्शन का, तो सेकंड स्टेप था हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। राइट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में क्या होगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन है, तो अगर हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है X प्लस हेलोनियम आयन, ये आएगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक होकर के इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और फॉर्म होगा हमारा क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम जानते हैं, पहले ही समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। राइट, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इस कार्बन पे डेवलप हुआ है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा ऐड हुआ है वो क्या ऐड हुआ है, एल्यूमिनियम आयन X। राइट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद थर्ड स्टेप होगा,
थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं वो क्या होता है H+। मैकेनिज्म में हम लोग समझ चुके हैं क्या होगा। जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स का एरोमेटिसिटी रीस्टोर करने के लिए क्या होगा कि हमारा ये जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्या होगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाएगा। किसके प्रेजेंस में निकलेगा भाई, ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट बना था AlCl3x माइनस, राइट, x माइनस आएगा, H+ इसका लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब है कि हमारा जो है ठीक है, क्या होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स फिर से एरोमेटिक करेक्टर जो है अपना रीस्टोर कर लेगा, और एरोमेटिक करेक्टर रीस्टोर करके क्या बन जाएगा भाई, ये बन गया हमारा हेलो बेंजीन। क्या बन गया भाई, हेलो बेंजीन। राइट, क्या बन गया हमारा, हेलो बेंजीन बन गया। और बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या हो गया भाई, AlCl3 जो एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था वो वापस से रिस्टोर हो गया और हमारा बन गया H। राइट, यही हमें बनाना था, हेलो बेंजीन। क्लियर है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं भाई। बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, इसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें मालूम है बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमको ये वापस से AlCl3 और HCl मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग बाई प्रोडक्ट को उतना ध्यान देते नहीं है, तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है बाई प्रोडक्ट वहाँ हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन मोस्टली बाई प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए बाई प्रोडक्ट की बात ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो बनता है रिएक्शन में वो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग रिएक्शन कराएं बेंजीन का किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल ले लेते हैं, सपोज दैट Fe ले लेते हैं, तो Fe भी एज अ लुईस एसिड की तरह काम करेगा और हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग FeCl3 के प्रेजेंस में कराएं तो भी रिएक्शन होगा, FeCl3 भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा और हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमीन का जो रिएक्शन है अगर हम लोग कराएं FeBr3 के प्रेजेंस में तो भी रिएक्शन होगा और हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा,
ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा हमारा हेलोनियम आयन X प्लस आयन। क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा? क्लोरोनियम आयन। ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा? ब्रोमीनियम आयन, राइट। और प्रोडक्ट के तौर पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा रिएक्शन? हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बेंजीन के साथ अगर हम हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन, तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या फॉर्म होता है? हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है हेलोबेंजीन। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन का। सेकेंड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन भाई? नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन की हम लोग रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ benzene on reaction with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. Benzene on reaction with concentrated nitric acid and sulfuric acid gives nitrobenzene. क्या मिलता है हमें? नाइट्रोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। और इस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। प्रोडक्ट के तौर पे हमें क्या मिलता है भाई? नाइट्रोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन। और इस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं क्या? नाइट्रेशन रिएक्शन। कैसे होती है ये रिएक्शन? मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हमें पता है कि 3 स्टेप में होगा। पहले एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, फिर हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो क्या मिलता है हमें? नाइट्रोबेंजीन मिलता है। क्या होता है रिएक्शन में? बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलता है भाई? नाइट्रोबेंजीन मिलता है। नाइट्रोबेंजीन मिलता है। नाइट्रोबेंजीन का जो फॉर्मेशन है, रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन। कैसे होती है ये रिएक्शन? मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इससे क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है और जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में इसमें क्या होता है कि H2SO4 और HNO3 ये आपस में रिएक्शन करते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखें तो इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा H2SO4 है और ये रिएक्शन करता है किसके साथ? HNO3 के साथ। HNO3 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखें तो कुछ ऐसा, राइट। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, इस रिएक्शन में, कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये एज अ एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन में है नाइट्रिक एसिड, बट इस रिएक्शन में जो हमारा नाइट्रिक एसिड है इट विल बिहेव एज बेस। ये बिहेव करता है बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है भाई? बेस की तरह। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का जो OH है, इसमें ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन H2SO4 का जो H+ आयन है, वो H2SO4 क्या करता है, इस H+ आयन को रिलीज करता है, और ये H+ आयन जो है वो ऑक्सीजन जो अपना लोन पेयर है वो उसके द्वारा जो क्या करता है कि H2SO4 का H+ आयन रिलीज कर लेता है, या H+ आयन जो है वो H2SO4 से निकल जाता है और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है, और ये H+ आयन जाकर के कहाँ जुड़ता है? इस ऑक्सीजन पर जो है अटैच हो जाता है। ठीक है, जब H2SO4 जुड़ गया तो क्या हुआ भाई? H2SO4 ने अपना H+ आयन रिलीज किया, HNO3 ने H+ आयन एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ कि HSO4 आयन बाहर निकल गया और ये बन गया यहां देखते हैं हम लोग क्या होगा। ये इतना पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? HSO4 माइनस। तो क्या बन गया? HSO4 माइनस, और यहां पर H+ आयन नाइट्रोजन के OH जो HNO3 का नाइट्रिक एसिड का जो OH ग्रुप है वहां पर क्या हुआ? H+ आयन ऐड हो गया। तो ये वाला जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH2 प्लस में। ये हो गया OH2 प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये हमारा जो स्टेप है ये रिवर्सिबल है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा स्टेप है ये कैसा है भाई? रिवर्सिबल स्टेप है। कैसा स्टेप है ये? रिवर्सिबल स्टेप है। और फिर फाइनली क्या होता है कि जो OH2 प्लस है ये ब्रेक हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें? ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से टूट गया, वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या होगा? ये बन गया हमारा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जब ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया भाई? प्लस चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया तो ये बन गया क्या हमारा? NO2 प्लस आयन,
और वाटर जो है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या बन गया भाई, NO2 प्लस आयन, राइट। ठीक है, NO2 प्लस आयन, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं भाई, नाइट्रोनियम आयन, राइट। और ये जो हमारा नाइट्रोनियम आयन है, यही हमारा इस रिएक्शन के लिए क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इस रिएक्शन के लिए यही हमारा जो नाइट्रोनियम आयन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर। ये जो हमारा नाइट्रोनियम आयन है, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के लिए। ठीक। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारा स्टेप है, ये कैसा है, रिवर्सिबल है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। और हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। क्यों बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो H2SO4 H+ आयन ले रहा है। ठीक है। अब नीट में जो सवाल पूछा गया है उस पर आते हैं। क्या सवाल पूछा गया था, सवाल पूछा गया था कि अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन में, in nitration reaction if we add NO2 plus ion, NO2 plus ion अगर हम ऐड करते हैं तो रेट ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, डबल हो जाएगा। तो देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां पर एक इफेक्ट लगेगा जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या लगेगा भाई, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, यहीं पर वो क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं। यहां पर क्या लगेगा, NO2 प्लस आयन है, अगर इस स्टेप में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन में हम ऐड करते हैं क्या, एडिंग NO2 प्लस आयन। बाहर से अगर हम NO2 प्लस आयन अगर इस रिएक्शन में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्ट साइड में NO2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सॉरी NO2 प्लस आयन नहीं, HSO4 माइनस अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर अभी हम लोग बाद में आते हैं। तो अभी पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन जो नीट का है डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही करते हैं, तो उससे एकदम क्लियर कट आइडिया रहेगा कि क्या होगा। ठीक है, सवाल जो था वो कॉमन आयन इफेक्ट को मिलाकर के बनाया गया था कि कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो क्या होगा कि NO2 रिएक्शन रिवर्सिबल जाएगा और NO2 प्लस आयन का जो जनरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यही सवाल था, सवाल हम लोग अभी आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, नाइट्रोनियम आयन दैट इज NO2 प्लस, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप जो है वो हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो NO2 प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल बना है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, बेंजीन रिंग के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन रिंग के साथ हमारा NO2 प्लस आयन जो है वो रिएक्ट करेगा।
और बेंजीन रिंग के साथ जब NO2 प्लस आयन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा, ब्रेक होकर के NO2 प्लस आयन को अपने साथ जोड़ेगा और NO2 प्लस आयन को अपने साथ जोड़ करके क्या बनाएगा भाई, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ ही चुके हैं। फिर थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसका रिमूवल होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल यानी किसका, H प्लस का। इलेक्ट्रोफाइल रिमूवल में क्या होगा कि हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उससे जो हाइड्रोजन आयन जिस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हमारा क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो H प्लस आयन के फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, ये जो हमारा हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देगा, राइट। और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन NO2। लेकिन ये H प्लस आयन निकलेगा कैसे, ये H प्लस आयन निकलेगा जो बाई प्रोडक्ट जनरेशन के तौर पे जो हमारा बना था क्या, HSO4 माइनस। ठीक है, वो आएगा और क्या करेगा, HSO4 माइनस H प्लस आयन को ले लेगा और H प्लस आयन को लेकर के वापस से क्या बन जाएगा, H2SO4, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, राइट। H2SO4 ही तो हेल्प कर रहा था, जो बेस की एसिड की तरह काम कर रहा था और HNO3 के साथ रिएक्ट करके NO2 प्लस जनरेट हो रहा था। तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट कर रहा था H2SO4 वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा और इस रिएक्शन में जो है हमें एज द प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन। क्या फॉर्म होता है भाई, नाइट्रोबेंजीन, राइट। नाइट्रोबेंजीन बन गया। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन, राइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नाइट्रेशन रिएक्शन तक हो गया। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिक्सचर, जिसको कि हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेटेड कंडीशन में दोनों लिए जाते हैं और इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का, तो हमको प्रोडक्ट के तौर पे क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन जो हमारा फॉर्म होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, राइट। समझ में आया, गुड।